2024 इस वक्त अपने पीक पर है और पहले दौर का जो मतदान है करीब करीब खत्म है। लिहाजा कई सारे मुद्दे हैं जो तैर रहे हैं। देश का एक बड़ा भाग है बुंदेलखंड, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो या फिर उत्तर प्रदेश का हो। इसी बुंदेलखंड की एक लोकसभा सीट है, वो सीट है खजुराहो, जो कि 3 जिलों की विधानसभा सीटों से मिलकर बनी है। और इसी खजुराहो की जो खासियत है कि करीब दशकों से कोई कैंडिडेट बीजेपी ने बदला नहीं है, लेकिन एक चेहरा है, एक शख्सियत है, उसे बीजेपी ने फिर से रिपीट किया है और वो चेहरा है बीडी शर्मा का, जो कि प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं भारतीय जनता पार्टी के। हाल में विधानसभा चुनाव में आपने देखा कि कितना पसीना बहाया गया है और उस पसीने से निकल के पार्टी को जीत पहुंचा के एक बार फिर से वो पसीना बहाने के लिए तैयार है। पूरे प्रदेश में तो काम कर ही रहे हैं। कितना मुश्किल हो जाता है जब पूरे प्रदेश के संगठन को संभालना और अपना लोकसभा चुनाव भी लड़ाना। इस वक्त बीडी शर्मा हमारे साथ मौजूद है। बीडी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी मनोज जी। और लोकसभा के अंदर जी, तो आपकी पन्ना लोकसभा, जो खजुराहो लोकसभा, जिसमें पन्ना भी है, कटनी भी है और छतरपुर की कुछ सीटें भी हैं। हम कल घूम रहे थे, हम देख रहे थे। अब बुंदेलखंड एक ऐसा इलाका है जहां विकास की गाथा बहुत ज्यादा रची नहीं गई है। जो भी सांसद आते हैं वो मुंह या तो बदल जाते हैं या राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में या प्रदेश स्तर पर बड़ी उपस्थिति नहीं दे पाते। आप यहाँ से सांसद बने और सांसद बनने के बाद फिर से आपको पार्टी ने टिकट दिया है। आप दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि बतौर सांसद, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत हैं, बतौर सांसद आपने क्या उपस्थिति दी है? क्योंकि हमारा जो इंडिया न्यूज का कार्यक्रम है वो कार्यक्रम वोट यात्रा का है और न्यूज एक्स हमारा जो इंग्लिश चैनल है उसका द रोड ब्लॉग कार्यक्रम है। उन दोनों में कार्यक्रम के लिए आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या उपस्थिति आपने दी? मनोज जी, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ कि आप बुंदेलखंड की धरती पर पधारे और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे नेतृत्व ने मुझे पुनः बुंदेलखंड की धरती पर अपने खजुराहो लोकसभा में पुनः जनता की सेवा का अवसर दिया। और ये आपका बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब मुझे यहाँ से प्रत्याशी बनाया था तब मेरे मन के अंदर ये आया कि बुंदेलखंड में खजुराहो लोकसभा के अंदर प्रत्याशी बनाया है, लेकिन मन को संतुष्टि ये थी कुछ काम करने का अवसर इस लोकसभा के अंदर मिलेगा। आज मैं गंभीरता के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने इस मध्य प्रदेश को हमेशा अपने मन के अंदर रखा, और मनोज जी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश को मन में रखा, बुंदेलखंड को फोकस रखा। आज इस बुंदेलखंड की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने का काम अगर किसी ने किया है तो जो अटल जी का सपना था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कैन बेतवा लिंक परियोजना को 44,605 करोड़ का बजट दे करके टेंडर होकर के उसका काम शुरू हो गया। कभी भी प्रधानमंत्री उसका फाउंडेशन स्टोन करेंगे। ये जो बड़ी परियोजना जो बुंदेलखंड को मिलेगी, जब तैयार हो जाएगा साल 2 साल के अंदर, जब ये प्रोजेक्ट पूरा होगा, मैं ऐसा मानता हूँ कि बुंदेलखंड की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाएगी। ये बुंदेलखंड अब सूखा नहीं, हरा भरा होगा। ये बुंदेलखंड अब गरीब नहीं, समृद्धशाली होगा। तो ये एक प्रैक्टिकल काम बुंदेलखंड के विकास के लिए, जो पानी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, आप तो जानते हैं, पानी को सबसे ज्यादा, चाहे वो इरिगेशन का हो, चाहे पीने के पानी की सुविधा हो, इन सारी चीजों पर आज मध्य प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री जी ने बड़ी सौगात दी है। आज मैं देखता हूँ कि मैं जहाँ बैठा हूँ, आप पन्ना के अंदर आज हम लोग बैठे हैं। मेरा बहुत संबंध रहा है पुराना। कभी कोई ये सोच नहीं सकता कि पन्ना जैसी जगह पर ही मेडिकल कॉलेज होगा। मेरे संसदीय क्षेत्र में कटनी में भी मेडिकल कॉलेज टेंडर हो रहे हैं, पन्ना में भी टेंडर हो रहे हैं। एग्रीकल्चर कॉलेज की शुरुआत पन्ना के अंदर हो गई और आयुर्वेदिक कॉलेज, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज अब खजुराहो के अंदर अगले सेशन से शुरू होगा। तो चिकित्सा और स्वास्थ्य, मेरे मन के अंदर जब मैं आया था तो मैंने ऐसे घटनाक्रम भी यहाँ देखे हैं कि व्यक्ति को चोट लग गई और व्यक्ति को जबलपुर रीवा लेके भाग रहे हैं, ब्लीडिंग होकर के व्यक्ति तब तक चला गया। ये मन के अंदर बहुत पीड़ा थी। तो मैं बार बार ये प्रयास कर रहा था कि इस क्षेत्र में स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर कैसे की जाए। तो इसमें एक अच्छा कदम, चाहे हॉस्पिटल्स के उन्नयन हो और चाहे नए हॉस्पिटल्स खोलने की बात हो, तो ये
मध्य प्रदेश की सरकार ने भी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये आपने एक बड़ा मध्य विषय प्रदेश को बड़ी बताया, सौगात दी। आपने बड़ा विषय बताया, क्योंकि बुंदेलखंड में जब भी कोई बीमार पड़ता था या कोई बड़ी दुर्घटना होती थी तो वो व्यक्ति या तो भोपाल जाता था या ग्वालियर जाता था या फिर दिल्ली के अलावा कोई विकल्प नहीं होता था। यहाँ पर जो बड़ी चीज है, शिक्षा का बड़ा संकट रहा है, शिक्षा के लिए बहुत ज्यादा ऐसे चीजें नहीं है। लेकिन एक चीज और है जो यहाँ पर लोगों को खटकती है, चाहे वो बुंदेलखंड का इलाका हो या उसके ऊपर का इलाका आप चले जाए, रीवा सतना, एक रेल आवागमन को लेकर जो रेल है उसकी कमी लोगों को खटकती है। उसके लिए आपने क्या किया, कुछ शुरुआत ये आपने इतना महत्वपूर्ण प्रश्न किया है जी कि रेलवे लाइन को लेकर के एक बड़ी सौगात जो शुरुआत उस समय हुई थी, लेकिन खजुराहो से सिंगरौली का जो रेलवे लाइन है, पन्ना से होते हुए जो कनेक्ट करेगा, मुझे लगता है कि उसके काम को गति देने के लिए आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी को, जो हमारे रेल मंत्री जी हैं, मैं उनका बहुत आभार करता हूं कि आज उन्होंने खजुराहो रेलवे स्टेशन को या बुंदेलखंड को जो सौगात दी है। मनोज जी, आज वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली से खजुराहो टूरिज्म को नई एक बूस्टअप करने के लिए उसका बड़ा लाभ हमें मिला है पूरे क्षेत्र को, और वो आपके खाते में जाता है। और वो अश्विनी वैष्णव जी ने कहा कि वो जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि बर्ड हेरिटेज है और आइकॉनिक सिटी है प्रधानमंत्री की, यहाँ वंदे भारत हम देंगे। विजिबिलिटी से लेकर के कई प्रकार की प्रॉब्लम्स थी, लेकिन आज वो सौगात मिली और आज आप देखेंगे कि उसके कारण से बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। एक बड़ी चीज और है और जी, बर्ड क्लास रेलवे स्टेशन खजुराहो लगभग 250-300 करोड़ का जो देश के चुने हुए रेलवे स्टेशन उनमें से तैयार हो रहा है। पन्ना का रेलवे स्टेशन का फाउंडेशन स्टोन हो गया, तो ये रेलवे को भी एक बड़ी सौगात आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो दी है। मैं ऐसा मानता हूं कि मध्य प्रदेश को सर्वाधिक बजट रेलवे के अंदर अगर किसी को दिया है प्रधानमंत्री जी ने तो मध्य प्रदेश को दिया है, और मध्य प्रदेश में किसी को ज्यादा दिया है तो खजुराहो कॉन्स्टिट्यूंसी को दिया। देखिए, खजुराहो लोकसभा जो है उसमें पन्ना जिला आता है, और एक फिल्म में आपने गाना सुना है कि पन्ना की तमन्ना है कि हीरा उसे मिल जाए, और इसलिए यहाँ पर लोग हीरा ढूंढने का काम करते हैं। आपने खबरें भी सुनी होंगी कि किसी को हीरा मिला, 30 लाख का बिका, 35 लाख का बिका। ये इलाका माइनिंग का इलाका है, लेकिन उसका पैसे का विकास इस इलाके में उस तरीके से हुआ नहीं। एनएमडीसी जो कि एक बड़ी परियोजना थी, बंद हो गई थी हीरा निकलने की, जिसमें तमाम तरह की परेशानियां थी, क्या वो चालू करा पाए आप, किस तरीके से? मनोज जी, जब मैं आया था तो एनएमडीसी को लेकर के बड़े प्रश्न थे, और ये हमारा पॉल्यूशन, फॉरेस्ट, सर्वोच्च न्यायालय तक जाकर के एनएमडीसी को बंद कर दिया गया। ये बड़ा टास्क था यहाँ की जनता का। पन्ना की पहचान, एनएमडीसी पन्ना की पहचान थी। एशिया का सबसे अच्छा डायमंड कहीं निकलता है तो पन्ना में निकलता। तो ये बड़ा चैलेंज था कि यहाँ के हमारे जनप्रतिनिधि, हम सब लोग मिलकर के कि पन्ना की एनएमडीसी की खदान, ये हमारे लिए चैलेंज थी कि इसे शुरू करना चाहिए। मैं माननीय भूपेंद्र यादव जी जो हमारे वन पर्यावरण मंत्री हैं, उनका भी इसने हमारे ऊपर है। बुंदेलखंड आए, पन्ना भी आए, उन्होंने सब देखा। तो जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिन चीज़ों को हमें परेशानियां आ रही थी, उन सारी चीज़ों का समाधान करके आज मुझे आपको बताने में गर्व है कि एनएमडीसी अब पन्ना का शुरू हो गया है। इस क्षेत्र की जो पहचान थी वो सबने पुनः शुरू किया है, और इसके लिए प्रधानमंत्री जी का और हमारे भूपेंद्र यादव जी का, तो उन्होंने हर प्रकार से सहयोग मदद इसमें की है। तो अब सुप्रीम कोर्ट से क्लियर होकर के फाइनली एनएमडीसी की शुरुआत पन्ना के अंदर हो गई। लेकिन आप चुनाव किससे लड़ रहे हैं? चुनाव लड़ने के लिए सामने कोई है ही नहीं। आपको एक जानकारी बता दूं, मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीटें, 29 में से 28 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है, और गठबंधन के लिए एक सीट समाजवादी पार्टी को दे दी, और समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया। अब वो कैंडिडेट जब खड़ा हो गया तो उस कैंडिडेट का जो पेपर है, जो जमा होते हैं, डॉक्यूमेंट हैं, वो इनवैलिड हो गया, और वो कैंडिडेट भी इनवैलिड हो गया। अब ऐसा कोई बड़ा चेहरा नहीं है, और फॉरवर्ड ब्लॉक के उम्मीदवार को अब कांग्रेस और सपा समर्थित कर रही है। मेरे ख्याल से आपके सामने तो मैदान खाली है, कोई है ही नहीं। ये चमत्कार कैसे हुआ भाई? मनोज जी, जिस प्रकार से कांग्रेस ने ये सीट इंडी गठबंधन को दी, सपा को सौंपी, लेकिन ये सारा जो घटनाक्रम सपा और कांग्रेस के जो आपसी विवाद है, विधानसभा में भारी झगड़े हुए, और ऐसे झगड़े नहीं हुए कि आमना सामना हुआ अखिलेश यादव और कमलनाथ जी का।
मुझे लगता है उनकी आंतरिक कलह और उनका वकील, उनका आरोप था उनके वकील ने कुछ ऐसा कर दिया, वकील कांग्रेस का था, वगैरह वगैरह जो भी हुआ हो। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ, बुंदेलखंड की इस धरती पर जो जनता ने आशीर्वाद दिया, उससे घबरा करके पिछली बार ही जनता ने मुझे 4,93,000 से आशीर्वाद दिया था। केवल 173 बूथ 2293 में से केवल 173 बूथ हमारे थे 2019 में। और इस बार जो मोदी जी का आशीर्वाद इस क्षेत्र को है कि G20 देशों की बैठक भारत के अंदर होती है तो प्रधानमंत्री जी खजुराहो को भी सिलेक्ट करते हैं और दुनिया के लोग खजुराहो आते हैं। तो यहाँ की जनता का जो विश्वास प्रधानमंत्री के प्रति है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, तो ये इनको लग रहा था कांग्रेस एनडीए गठबंधन को कि यहाँ हमारी दाल नहीं, लेकिन लोग कहते हैं, वो छोड़ के भाग गए। लोग कहते हैं कि जो कैंडिडेट था गठबंधन का, वो कैंडिडेट आपसे प्रभावित हो गया या आपसे डर गया या कहीं ना कहीं आपके ऑरे में आ गया, कुछ ऐसा है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पर आप मुझे सालों से जानते हैं, हम जो राजनीति करते हैं वो तो हम एक ऐसी राजनीति की स्वच्छता के साथ जनता के सहयोग से जनता के लिए कैसे हम कुछ कर सकते हैं। तो कैंडिडेट को जो भी लगा हो, लेकिन ना यहाँ दबाव की राजनीति होती न प्रभाव की राजनीति होती, हम तो जनता की सेवा की राजनीति करते हैं। तो इसलिए अब जनता की सेवा की राजनीति से उन्हें डर लगा हो कि यहाँ कुछ मिलेगा नहीं। जमीन में यहाँ जब जमीन को कुरेदते हैं तो ये वो भूमि है मनोज जी जहाँ भगवान राम अगस्त मुनि के आश्रम में पधारे, जहाँ प्रसंग है कि उन्हें शस्त्र सौंपने का काम भगवान राम को अगस्त मुनि ने यहीं किया है। तो ये भूमि तो राम की भूमि है। अब राम की भूमि पर रामद्रोही जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई हों, अब ऐसे लोगों को डर नहीं लगेगा तो और क्या लगेगा कि तो राम की भूमि है और राम ने कमाल होगा। तो कांग्रेस पहले ही चालबाजी करके चली गई, कांग्रेस ने चालबाजी की, यहाँ कुछ है नहीं, इनको सौंप दो। वो आए, पहले प्रत्याशी दिया, फिर बदला, फिर दूसरा प्रत्याशी आया, अब उनको भी क्या लगा, क्या झगड़ा हुआ, तो राम की भूमि पर रामदोही मैदान छोड़ करके भाग गए। ये बड़ा सवाल है क्योंकि विपक्षी गठबंधन या इंडिया गठबंधन ये लगातार बात कर रहा है कि साहब देखिए करप्शन है, बहुत ज्यादा करप्शन है। अभी हाल ही में इलेक्टोरल बॉन्ड निकल कर आया है, उसमें भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है महंगाई है, आप मानते हैं महंगाई भी है, भ्रष्टाचार भी है और तमाम ऐसी परेशानियां हैं। उन सब के बावजूद भी अगर देश का माहौल ये है और बीजेपी कहती है, प्रधानमंत्री कहते हैं, आप ये कहते हैं कि 400 पार है, तो क्यों? मतलब जी देश की जनता ही तय करती है कि देश का नेतृत्व कौन होगा और देश की जनता लॉजिक के साथ तय करती है। आज भारत के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों में जो काम किया है, 2014 का भारत और 2014 के बाद के 10 वर्षों का भारत, आज आप देखेंगे कि दोनों दृष्टि से, जैसे आज भ्रष्टाचार की बात करते हैं, कांग्रेस कहती थी कि 1 रुपया बेचते हैं तो 85 पैसे दलाल बिचौलिए खा जाते हैं, 15 पैसे गरीब तक पहुंचता है। ये प्रधानमंत्री ऑन रिकॉर्ड कांग्रेस के राजीव गांधी ने कहा। लेकिन मोदी जी के आने के बाद जब जनधन अकाउंट की शुरुआत हुई 2014 में, आज करोड़ों करोड़ परिवारों को जनधन अकाउंट खोलने के बाद देश के अंदर, इसे गुड गवर्नेंस कहते हैं कि अगर 1 रुपया दिल्ली से चल रहा है आज, तो 1 रुपया ही खाते में जाता है गरीब के। तो गरीब को ताकत तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का काम चाहे केंद्र की योजनाएं और राज्य की योजनाएं, आज देश के अंदर एक इस प्रकार का चित्र हर गरीब के लिए, गरीब को विश्वास है मेरे लिए जो आया है वो मुझे मिल रहा है। चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि होगी, चाहे और जो हमारी योजनाएं उनके माध्यम से मदद मिलती होगी, तो हर गरीब के साथ प्रधानमंत्री जी ने जो उन्हें जीवन बदलने का अभियान जिसको हम कहते हैं, तो गरीब कल्याण की योजनाओं की ताकत, इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास में तो आप देखते हैं कि देश किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। सड़क, बिजली, पानी, ऊर्जा के क्षेत्र में भारत अपने संपन्नता की ओर जा रहा है। सुरक्षा के क्षेत्र में भारत आज बाह्य सुरक्षा हो, आंतरिक सुरक्षा हो, आज आतंकवाद देश के अंदर कहीं दिखाई नहीं देता। अगर कोई कान फड़काता है तो उसका जवाब सेना सेकंडों के अंदर देती है। ये ताकत किसने दी? प्रधानमंत्री ने दी। तो सक्षम नेतृत्व जब आता है
क्योंकि मनोज जी, मैं एक बात आज चूंकि मौका मिला है आपके साथ जी। तो शेयर करना चाहता हूँ जी। कि सक्षम नेतृत्व आता है तो कैसे परिस्थितियां बदलती हैं। पहले जरा भी कुछ होता था, अरे कम्युनल राइट्स हो जाएंगे, ये होगा वो होगा। धारा 370 जब हट रही थी, जो भाजपा का ड्रीम सपना था, क्योंकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तो बलिदान धारा 370 के लिए किया, जिस पर जनसंघ मना और भारतीय जनता पार्टी की। तो 370 जब हट रही थी तब ओवैसी सदन के अंदर कह रहे थे कि भारत टूट जाएगा, कश्मीर जल जाएगा। तब मुझे ध्यान में है, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, देश के आप संसद में अमित शाह जी ने कहा था, सुनो ओवैसी जी, न तो भारत टूटेगा न कश्मीर जलेगा, लेकिन देश के खिलाफ काम करने वालों का स्थान संसद नहीं जेल के अंदर होगा। ये सक्षम नेतृत्व है। कान नहीं फड़का गई, धारा 370 हट गई, सीए कानून बन गया। तो राम मंदिर का मुद्दा जो 500 सालों के इतिहास में 500 सालों से संघर्ष हो रहा था, हर आदमी इस बात के लिए लालायित था कि हमारे भगवान राम विराजमान होंगे, लेकिन मोदी जी का नेतृत्व आता है, मोदी जी कुशलता पूर्वक देश के अंदर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी होती है। तो ये चीजें देश के अंदर तय करती हैं कि भारत का प्रधानमंत्री या भारत का नेतृत्व कौन होगा। ये विपक्षी गठबंधन जो केवल राम का अपमान, संस्कृति का अपमान या देश के मानबिंदुओं पर प्रहार या भारत से बाहर जाकर के भारत को बदनाम करने का काम करने वाले राहुल गांधी, ये देश जानता है। एक सवाल है, क्योंकि आप बड़े युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं और आप ऐसे विपरीत समय में प्रदेश अध्यक्ष बने जब मध्य प्रदेश में लंबे समय से सरकार थी, कई सारे जिसे कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर थे, और चूंकि आप युवा हैं और किसी ने सोचा नहीं था कि आपका नाम आ जाएगा, उस वक्त तो आप पार्लियामेंट में थे जब घोषणा हुई, तो जब पता नाम आ जाएगा और आप बन गए तो लोगों ने लगा कि सफल नहीं हो पाएंगे। आप सफल भी हो गए, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष होना और प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव होना और उसमें 160 के ऊपर सीटें आ जाना, ये अपने आप में बड़ी स्थिति है। आपको लगा कि इन तमाम विपरीत परिस्थितियों में संगठन को खड़ा करना, मजबूत करना, एंटी इनकम्बेंसी जो लहर है उसको पीछे छोड़ना, कार्यकर्ताओं में एक नया जोश देना, पुराने जो लोग हैं जिन्हें अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, उनको भी साथ लेके आगे बढ़ना और सफलता प्राप्त करना, लोगों को अच्छा तो नहीं लगा हो? मनोज जी, आज आपको एक बात मैं शेयर करना चाहता हूँ जी, कि मैं अपने नेतृत्व पर माननीय प्रधानमंत्री माननीय अमित शाह जी, जो एक आइडियल कैरेक्टर है राजनीति के जी, उनको आदर्श मान करके जब काम शुरू करते हैं ना, तो अपने आप चीजें बदल जाती हैं। मुझे ध्यान में है कि जब मैं राष्ट्रीय महामंत्री बना था विद्यार्थी परिषद का, मैं तो छात्र राजनीति में काम करता था, जलगांव अधिवेशन था, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री, आज के दुनिया के लोकप्रिय नेता, वो उस अधिवेशन का उद्घाटन करने आए। उन्होंने एक बात कही थी पूरे देश की छात्र शक्ति के सामने कि मैं जब मुख्यमंत्री बना तो मुझे किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। मैं कहता था गुजरात को ऊर्जा के क्षेत्र में सक्षम बनाना है, तो लोग तैयार नहीं थे, लेकिन मेरा संकल्प था कि मुझे करना है। अधिकारी कहते थे हो नहीं सकता, हमारे पास संसाधन नहीं है, ना कोल है, ना हमारे पास नदियां हैं, हम कैसे करेंगे। लेकिन मेरा संकल्प था और उन्होंने कहा कि जब मैंने अपने संकल्प को पूरा करने के लिए दृढ़ता से करना है तो गुजरात ऊर्जा के क्षेत्र में आज सक्षम बना। तो उन्होंने एक लाइन कही थी, आज भी मेरे जीवन के अंदर, जिसे मैं हमेशा अपने सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा था कि माना कि अंधेरा घना है, लेकिन दिया जलाना कहाँ मना है। क्या बात। और उस लाइन पर आज मैं अपने जीवन में लगातार इस पर काम करता हूँ। मध्य प्रदेश का संगठन एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन रहा है, ठाकरे जी का प्रदेश रहा है। मुझे काम जब मिला तब हमने प्रधानमंत्री जी की, अमित शाह जी की, नड्डा जी की इच्छा के अनुरूप प्रत्येक बूथ को मजबूत करना। मुझे विश्वास था, हमने 2.5 वर्ष ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष से हर बूथ को डिजिटल बूथ बनाया, हर बूथ पर पन्ना प्रमुख, पन्ना समिति से लेकर जो 22 प्रकार के काम हमें अमित शाह जी ने दिए थे उनको जमीन पर उतारा था। हम विश्वस्त थे, कॉन्फिडेंट थे कि जमीन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जो काम किया है, अथक मेहनत परिश्रम किया है, और गरीब कल्याण की योजनाएं प्रधानमंत्री की और मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं का एक बड़ा समुच्चय जो जमीन पर बूथ बूथ पर है, गांव गांव के अंदर है, बीमारी से विकसित राज्य मध्य प्रदेश बना है। ये जनता आशीर्वाद देगी। परसेप्शन बनाने का लोग प्रयास कर रहे थे, लेकिन अमित शाह जी ने जब कमान संभाली और आने के बाद जब वो कार्यकर्ताओं से मिले तो
तो उन्होंने ग्वालियर की बैठक में कह दिया था, 10 संभागों की बैठक करने के बाद आज मैं कॉन्फिडेंट होकर के कहता हूं कि मध्य प्रदेश में कार्यकर्ताओं की, संगठन की ताकत के बल पर इतना काम हुआ है, यहां पर हम ऐतिहासिक बहुमत की सरकार बनाएंगे। और 150 का आंकड़ा उन्हीं ने दिया था, 150 से ऊपर जाएंगे, ग्वालियर में कहा था। और आज तक का मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास का 49% वोट शेयर, जो 10% वोट शेयर पर हम काम कर रहे थे मध्य प्रदेश के अंदर, 8% हमने बढ़ाया सफलतापूर्वक, बूथ सशक्तिकरण, बूथ विजय के अभियान के साथ। तो अमित जी ने उस समय कहा था, तो 49% वोट शेयर मध्य प्रदेश का आज तक के इतिहास का सर्वाधिक वोट शेयर है। लेकिन दूसरे लोग कहते हैं कि साहब लाडली बहना का कमाल था, तो आपने लाडली महिला का कमाल करने वालों को ही हटा दिया। नहीं, देखिए मैं ऐसा मानता हूं, भारतीय जनता पार्टी का मोहन यादव जी हैं, कैलाश जी रहे, सुंदरलाल पटवा रहे, तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने अपने अपने तरीके से हमेशा अच्छा काम करने का प्रयास किया। गरीब कल्याण की योजनाएं बड़ी ताकत है। मध्य प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड, जिस 5 लाख रुपए का हर गरीब को अधिकार देता है इलाज कराने का, कि कोई गरीब पैसे के अभाव में इलाज से वंचित नहीं होगा। 3 करोड़ 62 लाख लोग मध्य प्रदेश के अंदर जिनको 5 लाख रुपए का फ्री का इलाज कराने का अधिकार मिलता है। प्रधानमंत्री आवास पंचायत के अंदर कहीं 150, कहीं 200, कहीं 250, उज्ज्वला योजना घर घर के अंदर, तो लाडली बहना घर घर के अंदर। तो ये एक ओवरऑल सबको मिलाकर के इम्पैक्ट, मुझे लगता है पार्टी ने एक योजना नहीं, और मुझे लगता है पार्टी ने ये भी तय कर लिया है कि भाई जिन्होंने सत्ता सुख बहुत सालों तक स्वीकार कर लिया है, तो अब नए लोगों को मौका दिया जाए, नए लोगों को आगे आना जाए। ये तो मनोज जी आप जानते हो, भारतीय जनता पार्टी विशिष्ट कार्य पद्धति का संगठन है। हमेशा ये विचार चलता रहता है कि आगे क्या होगा, 10 साल आगे क्या होगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ मध्य प्रदेश में, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री मोदी भी चाहते हैं कि नई लीडरशिप आ गया है। मैं कहा, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में सफलता का राज क्या है। हमें कहा क्या हम मंडल अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष नई जनरेशन के ला सकते हैं। क्या बात है। मैं प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद हमारी टीम ने, मतलब मैं अकेले नहीं, हमारी टीम ने मिलकर के विचार किया कि मध्य प्रदेश में हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। 50 साल से कम उम्र के जिलाध्यक्ष और 35 साल से कम उम्र के मंडल अध्यक्ष, ये आगामी 15-20 साल की भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर तैयार हुई और हम सफलतापूर्वक इस काम को कर पाए। और इन लोगों ने जो बेहतर मेहनत जमीन पर की, प्रधानमंत्री जी के गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राहियों से संपर्क अभियान और जमीन पर उतरना और संगठन तंत्र को मजबूत करना, ये विशेषता थी। मैंने कहा कि आइडियल ऑर्गेनाइजेशन मध्य प्रदेश था, इस काम की यात्रा को आगे बढ़ाना था। तो हमने तो यही प्रयास किया, हमारी टीम ने, कि तकनीक का कैसे उपयोग करना, आधुनिक तकनीक के साथ संगठन को पारंगत कैसे बनाना। और अमित शाह जी ने जो यहाँ पर हमें टास्क दिए, चुनाव के दौरान 15 काम दिए थे, उन 15 कामों को जब किया गया और जब वोटिंग के दिन जागरण के अभियान की एक रचना बनाई थी कि 12 बजे तक भाजपा के कार्यकर्ताओं का वोट डल जाना चाहिए। अमित शाह जी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कहा था कि मध्य प्रदेश ने कुशलतापूर्वक इस काम को किया, तो वोट शेयर भी बढ़ा और वोट टर्नआउट भी बढ़ा। और सबसे बड़ी बात है कि जब प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे थे, चुनावी सभा कर रहे थे, तो एकमात्र चेहरा था, शख्सियत थी जिसकी पीठ थपथपाकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बधाई दी थी, और वो बीडी शर्मा थे। आप एक बार सांसद रह चुके हैं, एक चीज पूछना चाहता हूं मैं आपसे। 5 साल रहने के बाद अब 5 साल फिर आपको मिलने वाले, और निश्चित तौर पर कोई बड़ी भूमिका आपको मिलने वाली है। कुछ मन में है बुंदेलखंड को लेकर, यहाँ की पीड़ा को लेकर, क्योंकि रोजगार, पलायन, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा हो गया है। कुछ है जो आप करना चाहते हैं? ये आपने बहुत अच्छी बात कही है। इस क्षेत्र के अंदर 2 बातों पर मेरा बहुत फोकस है। एक तो चिकित्सा और स्वास्थ्य और शिक्षा, जिसके प्रयास हमने कुछ किए, इसको और स्ट्रांगली बनाना। यहाँ मैन पावर बहुत है, तो इसलिए मैन पावर, यहाँ का मैन पावर बाहर जाता है, पलायन होता है। हाँ। तो मैन पावर, और मैं तो ऐसा मानता हूं कि ये वो धरती है बुंदेलखंड की, ये रत्न गर्भा धरती है। आप मनोज जी यहाँ देखेंगे, मेरी संसदीय क्षेत्र में कटनी, पन्ना, छतरपुर का बेल्ट रत्न भरा पड़ा है जमीन के अंदर। हाँ, दुनिया के लोग आते हैं, डायमंड हैं, हीरे हैं,
तो यहाँ डायमंड आयरन भी ओर है है। और यहाँ का व्यक्ति भी डायमंड के जैसा है, क्योंकि अथक मेहनत परिश्रम करने वाला व्यक्ति है, तब तो हीरा बनता है। हाँ। तो इसलिए औद्योगिकीकरण इस क्षेत्र का कैसे हो, कैन बेतवा के आने के बाद ये बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। और इस पर माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से अभी जब वो बने उसके तत्काल बाद ही जब उनका दौरा यहाँ हुआ, तो उनके मन के अंदर भी है कि बुंदेलखंड को औद्योगिक क्षेत्र में हमें इसको क्लस्टर बनाना है, जिससे रोजगार के अवसर स्थानीय नौजवानों को मिले। और यहाँ का जो, जिसको मैंने कहा कि रत्न भरे पड़े हैं, तो ये जो सोर्स है हमारा, नेचुरल सोर्स है, इसको कैसे कनेक्ट करेंगे जिससे लोकेलिटी में यूथ के साथ रोजगार भी मिले और औद्योगिक उससे इसको कैसे कनेक्ट किया जाए। और ऐसे नौजवान जो उस उद्योग की जरूरत है उनको शिक्षा यहाँ पर कैसे दी जाए। जैसे मैंने माइनिंग का डिप्लोमा शुरू कराया कि माइनिंग इतना है यहाँ पर, तो कटनी के अंदर पॉलिटेक्निक है, तो माइनिंग फैकल्टी शुरू करके माइनिंग में तैयार होने वाला नौजवान जो बाहर से आता है वो इस क्षेत्र का आएगा। तो ऐसे कई प्रकार की चीजों को आगामी समय में एक संकल्प है कि इस पर हम लोग काम करेंगे। बीडी जी, वैसे तो आपके सामने कोई है नहीं कैंडिडेट, विपक्षी गठबंधन का नहीं है, बाकी की जो छोटी छोटी पार्टियों के कैंडिडेट हैं, मैदान खुला हुआ है, लेकिन फिर भी आप परिश्रम कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं। क्या ये परसेंटेज बढ़ाने की कवायद है? भारतीय जनता पार्टी, मनोज जी, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा जो कहते हैं कि भाजपा प्रत्येक बूथ पर चुनाव लड़ेगी, हम किसी प्रतिद्वंदी को कमजोर नहीं मानते, वो हर चुनाव गंभीरता से बीजेपी लड़ती है। हमारा कार्यकर्ता ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, कॉन्फिडेंट है कि हर बूथ पर कमल खिलाना है। और जो 173 आ रहे थे वो तो जीत नहीं है। प्रधानमंत्री ने 370 प्लस नए मत जो जोड़ना है, जो आज ज्वाइनिंग का अभियान हम चला रखा है, बूथ बूथ पर कांग्रेस मुक्त, कांग्रेस छोड़ के भागी अलग बात है, लेकिन हमने बूथ बूथ पर कांग्रेस को कांग्रेस मुक्त बूथ बना दिया है। तो यहाँ पर हम बड़ी संख्या में प्रत्येक बूथ पर ऐतिहासिक जीत कैसे होगी, ये संकल्प और टारगेट भाजपा के कार्यकर्ताओं का है और इस पर हम उत्साह और उमंग के साथ हमारा कार्यकर्ता लगा है। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ है और उम्मीद करते हैं कि अब तक बुंदेलखंड का कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जो यहाँ के विकास, यहाँ के पलायन, यहाँ की बेरोजगारी को समझ पाए। आप उसको बेहतर तरीके से समझकर एक बड़े कैनवास पर बड़ी लकीर खींचें, उसके लिए भविष्य में आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।